हाय फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2, रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया क्वेश्चंस जो जो से हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको इजी रहे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस। ये क्वेश्चन में 4 तरीके के पूछे हुए हैं। अगर कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एडवांटेज भी पूछ ले, आप सीधा उसको एडवांटेज मत लिखना, एक बार उसको डिस्क्राइब कर देना 3 से 4 लाइन में, जितना भी आपका मन करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिगिंस विद मैन पावर प्लानिंग। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हर एक काम जितना भी होता है, सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग। आप भी स्टडी करने बैठे, आपने पहले प्लान किया कि मुझे इतनी यूनिट्स करनी है या मुझे ये सैंपल पेपर करना है, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो हर एक चीज प्लानिंग से शुरू होती है। ह्यूमन अब प्लानिंग आप कैसे करते हो कि आपके पास एक्चुअल में अभी है क्या, और आपके जो जो ऑब्जेक्टिव है आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। Human resource planning is the process by which management determines how an organization should move from its current manpower position, कि करंट में कितना है, टू इट्स डिजायर्ड मैनपावर पोजीशन, कि हमें उस गोल को अचीव करने के लिए इतने बंदे चाहिए, तो हमें उस तक पहुंचने के लिए कितने और चाहिए। अब डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन देख लेना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट डिटरमाइन करते हैं क्या, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन, अभी कितने हैं, टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन, मुझे वहां तक जाने के लिए कितने चाहिए। थ्रू प्लानिंग अ मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। किस चीज के लिए? टू डू थिंग्स which result in both the organization and the individual in receiving maximum long range benefits। देखो, आप प्लानिंग कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं निकलते, एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। अब प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप पहले देखोगे कि एक बंदे को क्या चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कुछ भी एक्सवाइजेड। कीपिंग दी मेंटेनिंग मैन पावर इन्वेंटरी। देखो, आपने इन्वेंटरी में क्या पढ़ा था कि हम मेंटेन एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके अंदर सारे कुछ लिखते हैं, जैसे एम्प्लॉय के अंदर ये स्किल्स है, इतनी एज क्या, ये इस एरिया में काम कर रहा है या आगे इस एरिया में काम आ भी सकता है। स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, हमें वहां तक पहुंचने के कितने बंदे चाहिए और एग्जिस्टिंग में कितने हैं हमारे पास। Ensure the organization provide good working condition to all the employees in providing them with the greater level of job satisfaction। कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए आप उन्हें ज्यादा ओवरबर्डन मत कर देना, जिस कारण वो छोड़ के ना चला जाए। एक अच्छी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक आपका मेन रोल प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव्स, एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि अगर कोई एम्प्लॉय, जैसे लेट्स सपोज कि कोई काम है वो 9 महीने होता है, तो 3 महीने वो खाली है, तो वो 3 महीने को कंपनी उसको उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकती है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, कि वो जैसे 9 मंथ काम है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, अब उसे पहले डिपार्टमेंट का काम आता ही है, लेकिन वो साथ में अगले अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहां का भी काम सीखेगा। इट प्रोवाइड अ प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स। आप प्लानिंग कर रहे हो आज का और फ्यूचर का ध्यान में रखिए, तो आपको कंपेयर करने के लिए बेस भी तो मिल गया कि मैं पहले कैसा था, तो वही कंट्रोल मिल गया। इट एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब लिमिटेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? देखो, आप पहले प्लानिंग से निकाल सकते हो, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर की कर रहे हो, फ्यूचर अनसर्टेन है। प्लानिंग को छोटे बच्चा खेल नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जिसके कारण ये कॉस्टली बन गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज टर्मिनेशन, लेऑफ्स एक्सेट्रा टू गेट रीड ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज, कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कर लिए हायर, बट इतनी की जरूरत नहीं है, तो कंपनी ले ऑफ भी कर सकते हो कुछ भी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी टाइम प्रोसेस। अब प्लानिंग ये तो है नहीं अभी बैठा और सोचा मेरा प्लान होगा और मैं आज ही उसको अचीव कर लूंगा, नहीं, पहले सोचने में ही बहुत टाइम चला जाता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट ओवर एस्टिमेट, कि आप कभी ये मत सोच लेना कि मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए या वो चाहिए, उसको सोचते सोचते आप ज्यादा ही पर्सन को हायर मत कर लेना। कि कभी आपका पास्ट रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 5% की छुट्टी लेते हैं एम्प्लॉइज, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं प्रोविजन बना के चलूंगा, मैं 7% की छुट्टी लेके ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ले आऊंगा, तो उसकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कंपनी को। HR is an HRP is an essential for achieving a company objectives. Do you agree? अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं, यानी उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। देखो, प्लानिंग करोगे तो आप प्लानिंग ऐसे तो करोगे नहीं कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा। एक तो सबसे पहले आ गया कट कॉस्ट। प्रिपेयर सक्सेशन प्लान, कि एक प्लान खत्म होते दूसरा प्लान, दूसरा खत्म तीसरा प्लान। कि सक्सेशन प्लान क्या होता है कि कभी रुकना नहीं, एक के बाद दूसरा। फोरकास्टिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट, कि एक पर्सनल को क्या चाहिए, एक हाई स्टेटस चाहिए
या उसको सैलरी चाहिए या उसको इंसेंटिव चाहिए, क्या चाहिए उसे, कॉप अप विद द चेंजेस, कि टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक चेंज आता है, कुछ भी आता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या। देखो, अगर आपने कुछ चीजें प्लान कर रखी है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप थोड़े पहले से प्री माइंड रहोगे, यूजिंग एक्सिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली। जैसे वही एग्जांपल है 9 मंथ वाला है, कि अगर 3 महीने खाली है, आपने दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट की नीड भी पूरी होगी, एम्प्लॉय अच्छी तरीके से यूज हो गया, और आप क्या सोचोगे कि जो मैंने सैलरी दी है, सही है, मैंने उससे सैलरी का हक ले लिया। प्रमोट्स एम्प्लॉय इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्रिएट रिजर्वियर ओवर टैलेंट, कि कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो कंपनी उससे एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दिया, उसे कोई घूमने का प्लान, ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, कुछ भी कर दिया, ताकि वो कंपनी छोड़ के मत जाए। Prepare people for future, help in expanding or contacting. Next question. Human resource planning is conducted under the following steps. अब इसके स्टेप्स बताए गए हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ये तो बहुत जरूरी है, जब हमें ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पता होगा तभी तो हमारी प्लानिंग शुरू होगी। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट है, वो सबसे पहला डिपार्टमेंट तो है नहीं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ही चाहिए कि ये गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए तभी हम प्लानिंग करेंगे। फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि मेरे को उस प्लान तक जाने के लिए कितने मेरे को बंदे चाहिए, तो आप उसकी एक्चुअल नीड या उसकी डिमांड देखते हैं। डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि अब वहां तक जाने के लिए इतना चाहिए, तो आपके पास एग्जिस्टिंग में कितने बंदे हैं, तो वो क्या हो गया, सप्लाई देखना। डिटरमाइनिंग द मैन पावर गैप्स, अब गैप से क्या समझ आ रहा है, गैप क्या होता है, किसी चीज को फिल करना, कि मेरे पास जरूरत इतने की है, एग्जिस्टिंग में इतने हैं, तो बीच में मेरे पे गैप कितने का राइज हो रहा है, तो उस चीज को, गैप को डिटरमाइन करना। तो अब सारी चीजें होगी, आपने ऑर्गेनाइजेशन का प्लान भी देख लिया, डिमांड भी, उसकी सप्लाई भी, तो उसके गैप को फुलफिल भी कर दिया, उसके बाद हम पॉलिसीज बना देंगे। अब एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान अबाउट द क्वांटम ऑफ फ्यूचर वर्क एक्टिविटी, कि मेरे को फ्यूचर में कैसे एक्टिविटी करनी है, कितने उसकी चाहिए होगी, एंटीसिपेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एस्टिमेटिंग हाउ मेनी एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड इन द नियर बाय फ्यूचर, कि मेरे को फ्यूचर में कितने बंदे की जरूरत है। इसके अंदर कैरेक्टर आप 3 मेथड्स दे रखे हैं। वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, जॉब एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस, अब इसमें कह रहा है कि वर्कफोर्स में, कि आपने देखा कि 5% एम्प्लॉई है, वो हर साल मतलब छोड़ के जाते जाते हैं, 5% ऐसे हैं वो छुट्टी ले लेते हैं लॉन्ग टर्म की, कि उन्हें हेल्थ इश्यूज रहता है, तो आप उनको देख के वर्कफोर्स का एनालाइज करें, कि अगर आपके 10% एम्प्लॉय छुट्टी में जा रहे हैं, आपको 500 बंदे की जरूरत है, तो आप 550 को हायर कीजिए, कि आपके पास 50 का प्रोविजन रहेगा। वर्कलोड एनालिसिस, अगर आपको लगता है कि इस वर्क की, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा आपको एक्सर्ट होगा, तो आप ज्यादा बंदों को हायर करिए, जिसके कारण काम अच्छे से स्प्लिट हो जाए। जॉब एनालिसिस, कि कुछ जॉब ऐसी है कि रिस्की है, कुछ भी है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें, जिसके कारण अच्छे एम्प्लॉयज को आप हायर कर सकते हैं। अब डिटरमाइनिंग द सप्लाई, number of people likely to be available within or from the outside of the organization within allowed for the attribution। अभी कहते हैं कि आप ये देखिए कि आपके पास कितनी एग्जिस्टिंग मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और अगर आपको जरूरत पड़े बाहर से कैसे आएंगे। अब इसके अंदर 3 क्या रखे हैं मेथड्स। स्टाफिंग टेबल, इट अलाउज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच जॉब, कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर लेट्स सपोज वेरियस डिपार्टमेंट बनेंगे, तो हर एक के लिए कितने कितने चाहिए होंगे एम्प्लॉयज। एक है मार्कोव एनालिसिस, द टेक्निक यूज द हिस्टोरिकल रेट्स, द टर्म एस्टिमेटेड फ्यूचर इन द वर्कफोर्स। एक है स्किल इन्वेंटरी, स्किल इन्वेंटरी वही रजिस्टर मेंटेन हो गया, अगर आपको पता है मेरे को आगे अगर आपका है कि आगे ऑब्जेक्टिव ऐसे जिसके लिए आपको मैनेजर चाहिए, तो आप उस अपनी इन्वेंटरी रजिस्टर में देखोगे, जिसके पास मैनेजर स्किल्स होगी उसको हायर, उसको वहां से प्रमोशन कर दोगे या कुछ भी ट्रांसफर कर दोगे। Determining manpower gaps, existing number of personnel, their skills, and compare with the forecasting manpower needs, कि आपको आगे कितने चाहिए होंगे, तो उनके। फॉर्मुलेटिंग द एचआर पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज में क्या कहता है, पहले रिक्रूटमेंट प्लान, कि आपको कितने टाइप के पर्सन चाहिए और किस स्किल के चाहिए। रीडिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट में क्या है, ट्रांसफरिंग और रिटेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, की आपने रीडिप्लॉयमेंट में क्या है कि एग्जिस्टिंग, लेट्स सपोज एक एक्स पर्सन काम कर रहा है, तो आप उस एक्स पर्सन को ट्रेनिंग देके उस ऑब्जेक्टिव तक जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मोटिव है, वहां तक उसको लेकर जाया जा सकता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, प्रोडक्टिविटी प्लान, कि आपने कुछ एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के लिए 10 स्टेप्स थे, आपने बीच में प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो उनसे पूछा, वो कहते हैं आप 8 स्टेप में उसको कर सकते हो पूरा, तो उन 2 रिडंडेंट प्रोसेस को आप एलिमिनेट कर दीजिए। प्रोडक्टिविटी रिटेंशन प्लान, कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स में आप
ने कुछ मेजर्स होंगे तो आप उसके कारण देख सकते हो कि मैं कहाँ पे डाइवेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब प्लानिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कहते हैं फोरकास्टिंग, ये तो सबसे पहला है ही मेन ऑब्जेक्टिव। मेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैन पावर, ये भी है, ये प्लानिंग से आप अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आपके पास ये पता होगा मेरे पास है क्या क्या, पूरा रिकॉर्ड होगा, तो वो एक प्रॉपर एनालिसिस के काम आएगा। डिटरमाइनिंग द शॉर्ट फॉर सरप्लस, कि आपको 100 बंदों की जरूरत है तो आप कंपेयर कर लोगे कि मेरे पास ज्यादा है कि कम है, उसके कारण अगर ज्यादा है तो आप ले ऑफ कर दो, अगर कम है तो रिक्रूट कर लो। इट encompasses the acquisition, utilization, improvement, preservation. It ensures availability of necessary resources. It formulates the transfer of promotion. It अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा बड़ा है तो आप उसको प्रमोट कर दो, जिसके कारण उससे इनर मोटिवेशन भी मिल जाएगी। हेल्प इन प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ अ लेबर कॉस्ट, basis for the employee development by forecasting skills requirement, formulating manager succession plans. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, workload analysis or workforce analysis. Workload analysis should estimate in tangible units so that it can be translated into manpower. On the basis of the past experience and work measurement, the total workload is converted into a manpower requirement. कि हम अब मेरे को पता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जैसे मैंने एक टारगेट रख दिया, मेरे को महीने के आखिरी में यहाँ तक पहुंचना है। अब मैंने उस देखा कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मैंने, जैसे एक ऑर्डर आ गया, लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो मेनली साल में 10,000 यूनिट्स बेचती है, लेकिन एकदम से एक बड़ी पार्टी का उनको कॉन्टेक्ट मिल गया, उसने कहा मेरे को 50,000 यूनिट्स एक महीने के अंदर चाहिए, तो एक कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल नहीं करती थी। अब एकदम से आ गया तो उन्होंने ले भी लिया। अब एकदम से उसको पहले यूनिट्स को पहले कंपनी देखेगी, मैं 1 घंटे में मेरी इतनी यूनिट्स बनती है, तो मुझे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, एक महीने में 30 दिन है तो 30 दिन के लिए कितना काम करना है। तो अपने पूरे वर्कलोड को पूरा एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया। वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कफोर्स में जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास एक कंपनी है, उसको 500 बंदे की जरूरत है। 500 में से आपको पता है कि 5% बंदे हमेशा छुट्टी पे रहते हैं, 5% हमेशा छोड़ के जाते हैं। तो आप सीधा, अगर आपको 500 की जरूरत है तो आप 500 हायर मत कीजिए, आप इसको कैलकुलेशन करके दिखाया गया, आप 550 हायर करिए। हाँ, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मेरे पास सरप्लस है, लेकिन एट द एंड आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सारा कुछ हेल्पफुल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है कि जैसे जॉब आपने किसी आपको गोल्ड डायमंड निकालना माइन से एग्जाम्पल है, तो डायमंड निकालने के लिए पहले आप ये देखोगे कि मुझे एक माइन है वो लेनी है, फिर उस माइन के बाद आपने एक बंदे को हायर करा जो वहां पे खुदाई करेगा, जो मिट्टी को रखेगा साइड में, जो लेके जाएगा। मीन्स एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एक जॉब का, कि आपको ये काम करना है। जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ जॉब, कि आपने जैसे माइनिंग एक काम है, आपने उस काम को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया कि उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या कुछ है, एक पर्सन क्या क्या काम कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्क सिंप्लीफिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपको पता होगा उस काम के अंदर ये होएगा तो आप स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हो कि हाँ भाई तेरे को ये काम करना है, और अगर तूने ये काम किया तभी तक जाके तेरी पूरी पेमेंट होगी, वरना इतने परसेंट कट के मिलेगा। स्पोर्ट टू अदर पर्सनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय सेफ्टी। अब आपको पता है कि माइनिंग में ये रिस्क आते हैं, तो आप जैसे कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, वो क्या है, एक सेफ्टी मेजर है। जॉब इवैल्यूएशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया डिफरेंस बिटवीन जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर स्टेप्स क्या है। जॉब एनालिसिस क्या है, एक डीप रिसर्च करा कि आपको कि इस जॉब्स के अंदर क्या, इस काम के अंदर ये स्टेप है, ये रिस्क है, सारी चीजों का आपने एनालिस किया। जॉब डिस्क्रिप्शन, जो एक कैंडिडेट को हायर करते हुए दिया जाता है कि तेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था, हजारों बंदे की जरूरत हो, हजारों की, जैसे कुछ पर्सन की जरूरत है हमें, कि एक पर्सन आएगा वो ये काम करेगा, दूसरा आएगा ये काम करेगा, तीसरा आएगा ये काम करेगा, चौथा आएगा ये काम करेगा। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में एक कैंडिडेट को हायर करते हुए सिर्फ एक उसको अपनी जॉब के बारे में बताया जाएगा कि तेरे को जाके ये काम करना है। ये क्या हो गया, जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया कि तेरे को ये काम करना है। Concept. It is a process of determining all the necessary requirement of expert job.
इट इज अ कंसाइज स्टेटमेंट व्हाट अ जॉब डिमांड्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, एबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, एबिलिटी, मतलब इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है और इसके अंदर एक पर्सन की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तेरी ये जिम्मेवारी बनती है। ये ओवरऑल रिटर्न के एक एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर को बता दिया, हायर अथॉरिटीज को बता दिया। ये रिटर्न में ये होता है कि आपके पास एक लिंक दे देंगे कि आप जाके गूगल ड्राइव का लिंक है कुछ है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स हेल्प इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ मैन पावर, हेल्पफुल इन सर्टेनिंग वेदर द एप्लीकेंट इज एलिजिबल एज पर। अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपको ये काम करना है, ये कुछ आखिर में लिखा होता है एलिजिबिलिटी, हमें 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, बीकॉम पास चाहिए, या आपको प्रोफेशनल चाहिए। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, फिर ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, डिसाइडिंग द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ presentive position to be analyzed, job design, collection of job analysis data, developing a job description, job specification, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, लिंकेज बिटवीन जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए कितने बंदे की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस, हु विल बी इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम, कहते नहीं कि हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करें, इस प्रोजेक्ट का लीडर ये होगा। डिसाइडिंग द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, selection of representative position to be analyzed, keeping cost, time, manpower constants in mind. It is not possible to do job analysis each and every job. अब ये कह रहा है कि बार नहीं, आप एक बार करके रख दीजिए साइड में। जॉब डिजाइन, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने एक स्टेटमेंट बना दी कि हमें ये इस पोजीशन के लिए ये बंदा चाहिए, इसकी ये एलिजिबिलिटी है। जॉब स्पेसिफिकेशन, कि कई बार क्या होता है आपने एप्लीकेशन डाली पर उसमें हजारों आ जाता है, कई बार बंदा एलिजिबल नहीं होता, तो तब भी तो आपने एक अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि जो पर्सन इसके कैपेबल नहीं है वो प्लीज हायर मत कीजिए। कई बार लिखा नहीं था लिंक्डइन पे या कुछ भी कि जो पर्सन एलिजिबल नहीं है प्लीज मत भेजिए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यू आर द एचआर मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ए मिडिल लेवल मैनेजर मिस्टर एक्स इज अबाउट टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कह रहा है कि एक बंदा एक काम करता है कंपनी में, वो छोड़ के जाना चाहता है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अवेलेबल विद रिप्लेसिंग हिम, कि अब वो छोड़ के जा रहा है, आप क्या कर सकते हो कि अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप छोड़ के जाना चाह रहे हो कंपनी को, तो कंपनी क्या क्या कर सकती है आपकी पोजीशन को फिल करने के लिए। ऑल्सो डिस्कसिंग मेथड्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखो दो टाइप के सोर्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। सबसे मेजर ये क्लास में इंटरनल क्या होता है, आपने कंपनी के विद इन हायर कर लिया पर्सन को। अब इसके मेरिट्स क्या, अगर आप कंपनी के अंदर के ही हायर करते हो, इकोनॉमिकल, सस्ता तो है ही है क्योंकि आपने बाहर हायर करने के लिए किसी पर्सन को कमीशन नहीं पे करी, कुछ नहीं करा। सुटेबल भी है, रिलायबल, कि उसे सारी पॉलिसी पता है कंपनी की। सेटिस्फाइंग, एक पर्सन को सेटिस्फाई रहेगा कि उसको हायर पोजीशन मिल गई। अब डीमेरिट्स क्या, लिमिटेड चॉइस। अब ये कह रहा है कि आप एक लेट्स सपोज आप एक ही बकेट में से एप्पल को निकाल दो, तो आपके पास दूसरे बकेट को में देखने के नहीं का वो बढ़िया क्वालिटी की हो। लिमिटेड चॉइस, इनब्रीडिंग, इनएफिशिएंसी, कि कई बार एक पर्सन को चाहिए होता है कि उस, कई बार क्या होता है आप एक प्लेस पर काम करते करते डिमोटिवेट हो जाते हो, आप बोरिंग फील होती है, तो आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं निकलती। बोन ऑफ कंटेंशन, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप रखा, जैसे प्लेसमेंट सेल्स होती है आपके, जब लास्ट में ग्रेजुएशन पूरी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए तब प्लेसमेंट होती है, या आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी को, या हम आगे जाके वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे। अब इसके मेरिट्स क्या है, एक तो वाइडर चॉइस, कि आपने आपके पास वेरियस एप्लीकेशन आती है, उसके कारण वाइडर चॉइस है। इंजेक्शन इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड, कि जब एक पर्सन को लगता है कि कंपनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हायर कर रही है, तो एक मोटिवेशन आती है यूथ के बीच में। मोटिवेशन फोर्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। डीमेरिट्स क्या है, देखो एक्सटर्नल एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही, अगर आपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो फ्री में तो ला के देगी नहीं, अपना कमीशन लेगी या कुछ भी लेगी। टाइम कंज्यूमिंग तो दोनों ही है। और डिमोटिवेशन, अनसर्टिनिटी, नहीं वो टाइम सेविंग बनेगा आपका इंटरनल, क्योंकि आपने बाहर नहीं गए, आपने अंदर वाले पर्सन को एनालिसिस करके जल्दी से जॉब पे रख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अभी आगे डिफाइन रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके मेथड क्या है, अभी से चार टाइप के मेथड दिए, इंटरनल मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड पार्टी। इंटरनल में क्या आ गया, आपने प्रमोट कर दिया एक पर्सन को,
वो पहले एक एसोसिएट था, फिर अब आगे हायर पोजीशंस पे जाता रहेगा। जॉब पोजीशनिंग एंड बिल्डिंग, एम्प्लॉय रेफरल्स, फिर आता है डायरेक्ट मेथड। कैंपस के पास चले गए, आप किसी ने आईएम या कोई भी एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूशन के पास चले गए, आपने कहा कि साल के एंड में मुझे ये आपको पता है कि रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है, तो उसके जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पूरे स्किल्ड होंगे, उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, तो आप सीधे उनके साथ टाई अप कर लेते हो। इंटरनेट के एडवर्टीजमेंट, थर्ड पार्टीज में जैसे आ गया एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फर्म्स, आप प्राइवेट के पास चले गए कि आपने एक एजेंसी को कह दिया कि मुझे साल के आखिरी में ये पोजीशन चाहिए या कुछ ही, उनके पास पहले से बायोडाटा होता है, तो वो मैच करके उन्हें अच्छे सुटेबल कैंडिडेट्स दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अभी कहता है कि फोर मेथड्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, जैसे एजुकेशनल का मिलता है आईएम के पास चले गए या किसी रेपुटेटेड के पास चले गए, आपको पता ही आपके कि उनके पास स्किल्स सारी कुछ है है। रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास चले गए, इसने रिक्रूटमेंट एजेंसी का एग्जांपल दे रखा है पीडब्ल्यूसी, एबीसी कंसल्टेंट्स। ये एजेंसी है, वो हेल्प कर देती है आपकी हायर करने में। प्रेस एडवर्टीजमेंट, आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, कुछ भी दे दिया कि मुझे हमें इस कैंडिडेट की जरूरत है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट का होता है। कैजुअल एप्लीकेशन, कुछ कंपनीज के कैडेट के नाम से पेज होता है, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ये कह रहा है कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉय, जैसे आपने सुना हो कि ये पर्सन रेफर कर रहा है, तो ये होता है। अब इंटरनल सोर्स क्या होता है? आप कंपनी के अंदर से ही हायर कर रहे हो, तो इसको गवर्न करने के लिए टू फैक्टर्स पाए गए हैं कि जैसे डेथ होगी, एक पर्सन है चलते चलते डेथ होगी, अभी ये कोई ना पता चलता डेथ का कि डेथ ताकि कोई ना रही, मैं तुम्हें आज व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी, आप पे टेक्स्ट करेगी, एकदम से आ जाती है। या रिटायरमेंट, वॉलंटरी रेजिग्नेशन, क्या उसने अपनी मर्जी से रिजाइन कर दिया कि मैं नहीं आगे से काम कर रहा। ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायर और रिटेंच एम्प्लॉयज हु वांट टू रिटर्न द कंपनी, कि एक पर्सन है उसने रिटायर ले लिया लेकिन वो वापस कंपनी में काम करने के लिए आना चाह रहा है। डिपेंडेंट्स एंड ऑफ डिसीज्ड एंड डिसेबल एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉय की तबियत खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आपको नया पर्सन चाहिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरल एम्प्लॉयज। मैनेजरल एम्प्लॉयज का कहने का क्या मतलब है? इसे हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो आप एक पर्सन को प्रमोशन भी दे सकते हो कि जिसको काफी टाइम हो गया, कुछ भी होगा काम करते हो, उसके पास स्किल्स आगे होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होगी, क्योंकि मीडिया एडवर्टीजमेंट की प्रिंट मीडिया या कुछ भी मीडिया में आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक मैनेजर जैसे आईएम या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ भी हो गया आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि उन्हें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज काफी हायर होती है। या मैनेजरल कंसल्टेंट्स, वो फॉर्म्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट्स के प्रमोशन की। इकोलॉजिकल रिक्रूटमेंट सस्ता भी है, सारा कुछ ही है। आपने प्रमोट कि एक पर्सन है वो पहले एक पोजीशन पे था, अब हायर पोजीशन पे था, तो उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, इंसेंटिव भी बढ़ेंगे, सारी चीजें होती है। उसके लिए मोटिवेशन का काम होगा, बेटर यूज ऑफ टैलेंट, इम्प्रूव्स मोरल, फेमिलियरिटी विद देयर ओन एम्प्लॉइज, के एक एम्प्लॉइज को सारे रूल्स पता होंगे। हाँ, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सर एक अपनापन तो रहेगा उसके साथ, और उसको भी रहेगा कि हाँ मुझे अच्छी रिस्पेक्ट मिलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट, दैट इज शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में अलग से पूछ लेता है 5 मार्क्स में। टाइम लैप्स डाटा, it refers to the time lag between the date of requirement of a manpower supply from the department to the actual date of filling, कि जिस डेट से आपने निकाला कि मुझे बंदे की जरूरत है, उस डेट से लेके लास्ट तक, जब तक एक पर्सन कंपनी में आके बैठ नहीं जाता, उसके टाइम पीरियड के गैप को देखो। अभी शॉर्ट नोट को कभी एक्सप्लेन करने का कहता है, आप पहले 3 से 4 लाइन में या उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक लाइन को पहले लिख दिया या इन अदर वर्ड्स करके फिर लिख दो उसको एक अलग वर्ड्स में, फिर उसका एक एग्जांपल दे दो। अब जैसे कह रहा है कि पहले इंटरव्यू करने में और करने में, मतलब इसने पूरा सारे तरीके से एक्सप्लेन करके निकाल दिया, मुझे टोटल 42 डेज लगते हैं, तो आप उसको टाइम देते हैं। यील्ड रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ लीड्स कॉन्टैक्ट नीडेड टू जनरेट अ नंबर टू हायर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ कंपनी नीड 10 मैनेजर ट्रेनिंग इन द नेक्स्ट 6 months, it has a monitor of the past yield in the order to number of candidates to be contacted for this purpose। अभी कह रहा है कि 10 ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कंपनी पहले 20% को ऑफर देती थी, जिसके टाइम 10% आ जाते थे। ऐसे आप देख लीजिए कि आपको आपका पास्ट रेशियो क्या कह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हायर कर लीजिए। रिटेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिटेन इट्स एम्प्लॉय, कि कंपनी कि कंपनी के पास लेट्स सपोज 5-6 बंदे ऐसे हैं कि उसको दूसरी कंपनीज अभी लेने को तैयार है और डबल पे के लिए, तो कंपनी ऐसा क्या करती है कि उसको रिटेन करके अपने पास रख ले, कि उसे अच्छा कल्चर
गिफ्ट्स दे दे या फैमिली के लिए भी बेनिफिट्स दे दे कि जिससे उसके इमोशंस अटैच हो जाए या कुछ भी। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हमें 6 टाइप्स के बताए गए हैं। नॉन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, सिचुएशनल, बिहेवियर, स्ट्रेस, पैनल। नॉन डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव में कहते हैं कुछ भी फॉर्मेट नहीं क्वेश्चन पूछने का, आपका जो मन चाहे वो पूछ रहे हो। डायरेक्टिव या स्ट्रक्चर्ड, रिक्रूटमेंट पे प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन की एक लिस्ट है क्वेश्चन की, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है। सिचुएशनल, ये कह रहा है कि आपने एक पर्सन को एक सिचुएशन दे दी कि अगर आने वाले टाइम में ये हो जाए तो आप क्या करोगे तभी। बिहेवियर इंटरव्यू, बिहेवियर में क्या कि एक पर्सन है, उसके पास एक्सपीरियंस है एक जॉब का, तो आपने उसे, और आपकी जॉब, तो आपने उसको एक सिचुएशन ऐसी दे दी जो वो पास्ट में करता करके आया हो, और आप उससे पूछोगे कि तूने उस टाइम पे क्या किया। लेट इसमें जैसे एक एग्जांपल है, हाउ दी हैंडल एन एम्प्लॉय हु वाज स्मोकिंग विद इन अ फैक्ट्री प्रीमिसेस। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसकी गैस की फैक्ट्री है, कुछ भी है, एक पर्सन वहां पे सिगरेट पी रहा है, तो आपने एकदम से देख लिया आपने उसको क्या किया था, तो आप उसका बिहेवियर जानोगे। स्ट्रेस इंटरव्यू, कि आपने कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी, आप उसके हर पर्सन का नेचर समझ में जाएगा कि वो पैनिक होकर कहता है, हड़बड़ा के करे ही ना काम, या वो एक तरफ से एक्शन ले ले। पैनल इंटरव्यू, कि 5-6 जने बैठे हैं, वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि पहले उसने क्वेश्चन पूछा, फिर रैंडम से एकदम उसने क्वेश्चन पूछा कि पर्सन कैसे हैंडल करना है इन सारी चीजों को। फिर 6 टाइप्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टेस्टिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट। अभी क्या है टेस्ट बताइए आप वेरियस टाइप्स के। सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, कि आपने उसको क्वेश्चंस पूछ लिए इंटेलिजेंस से रिलेटेड। एप्टीट्यूड, उसके स्किल से रिलेटेड। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर 3 टाइप बताया गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, साइमुलेशन टेस्ट, असेसमेंट सेंटर, ग्राफिकोलॉजी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। ये तो आजकल हमें मूवीज में देखने को मिल ही रहा है कि एक पर्सन आता है या डिटेक्टिव आता है, वो एक पूरा बॉक्स सा लेके आता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ वायर्स होती है, तो एक पर्सन झूठ बोलता है तो एकदम मशीन टी 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 बोल देती है, क्योंकि वो अपनी हार्ट बीट मेजर करती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी हार्ट बीट एक तरफ से चाहे तो इंक्रीज होती है चाहे डिक्रीज होती है, तो वो उस तरीके से मेजर करके बता देता है। और इंटीग्रिटी टेस्ट, हाँ अगर आप इसके नाम, हाँ मोस्टली क्या होता है पेपर में पॉइंट्स बनाने का होता है, तो आप मैक्सिमम नाम लिखोगे, उस एग्जामिनर के ऊपर एक अलग से इम्पैक्ट जाता है कि हाँ ये पर्सन पढ़ के आया है, या तो वो आपका इनर मटेरियल पढ़े भी ना। अब क्वेश्चन नंबर 28, इन वट वेज द एम्प्लॉय टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अभी कह रहे हैं कि टेस्ट करने से क्या क्या एडवांटेज मिलेगी, कि हमें हिडन टैलेंट पता चलेगा कि हाँ ये एम्प्लॉय ये भी कर सकते हैं सिचुएशन में, तो सारा कुछ। इट फैसिलिटेटेड इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एबिलिटीज, कि उस पर्सन के अंदर क्या तो उसने दिखा रखा हो कि मैंने ये डिग्री ले रखी है, लेकिन और उसके पास उसकी नॉलेज है क्या नहीं है। एलिमिनेटिंग द अनसर्टेबल कैंडिडेट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, कि आपने टेस्ट देखे मैं टेस्ट के नाम से पर्सन खुद ही नहीं आता। एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट कैन बी मेजर्ड, एलिमिनेटिंग बायसेस, कि अब कंपनी को हायर करना, कहता है एक मैनेजर अपने फूफा ताऊ बुआ के लड़के को ले आए, लेकिन आपने टेस्ट कर दिया तो उसे भी वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, तो बाइसेंस खत्म होगी। सिलेक्शन प्रोसेस बिकम फेयर, जब बाइसेंस खत्म होगी तो फेयरनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। अभी कहता है टेस्ट और इंटरव्यू का क्या है, फिर इसने पहले, अब इसने पहले टेस्ट को डिफाइन किया, फिर इसने इंटरव्यू को किया। टेस्ट क्या वाइडली एक्सेप्टेड एट सिलेक्शन प्रोसेस में, सिस्टमैटिक यूज ऑफ टेस्ट हेल्प इन रिजेक्टिंग एप्लीकेंट्स, की टेस्ट लेके आपके कुछ अधिकतर इंप्लॉय से रिजेक्ट हो जाएंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने वैसे ही अप्लाई किया हुआ था। दे आर एक्सप्रेसली यूजफुल विद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन अ लार्ज, कि आपको 10 इंप्लॉय की जरूरत है लेकिन 1000 एप्लीकेशन आ रही है, तो टेस्ट लेने से कुछ एक अननेसेसरी एप्लीकेशन 500-600 कुछ तो एलिमिनेट होंगी, तो आप आगे और टेस्ट ले लोगे। इंटरव्यू क्या होता है, कन्वर्सेशन विद द पर्सन, ये थ्री ब्रॉड इश्यूज को करता है। कैन द एम्प्लॉयर्स की जो एप्लीकेंट है वो जॉब कर सकता है, विल द एप्लीकेंट डू द जॉब, हाउ डज द एप्लीकेंट कंपेयर टू द अदर एप्लीकेंट, कि आप उसके, आपने 6 टाइप्स के इंटरव्यू पढ़ के आए थे ऊपर, कि एक पर्सन है वो कैसे दूसरे से डिफरेंशिएट है, कि आपने उसको एक भारी सिचुएशन दे दी, लेकिन उसने भारी सिचुएशन को सुन के पैनिक नहीं हुआ, बल्कि उसने सोच के एक अच्छे आंसर दिया। तो एक एम्प्लॉई है उसके पास डिग्री डिग्री भरी पड़ी है, लेकिन वो एक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू क्या है, एक फेस टू फेस है, और एग्जामिनेशन आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू भी होने लगी, कि आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, कंपनी का एचआर है या कुछ कोई मैनेजर है, कोई भी हाई लेवल है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप उसके आंसर्स कर रहे हो। सिग्निफिकेंस क्या है,
जैसे आपने देखो किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले अपना सीवी दिया होगा, तभी आपके पास मेल आई है। अब लेकिन आपका जब भी इंटरव्यू होता है तो एचआर पहले क्या पूछता है, आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या किया है, या कुछ भी। वो क्या कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि जिस इम्प्लॉय जिस बंदे का हमारे पास सीवी आया है और जो हमारे पास बैठक है, दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते। इट हैज बीन ऑब्टेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो सीवी मैंने लिखी, कई बार एक पर्सन है वो सीवी में अपनी स्किल्स अच्छी तरीके से लिख नहीं पाता, मेरिट डिमेरिट्स नहीं लिख पाता। दिस द नेसेसरी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक कई बार क्या होता है, पर्सन की बात करने से एक कंपनी का एचआर है वो पता कर सकता है एम्प्लॉय कैसा है। एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि कंपनी का नेचर कैसा है। ये वेरी स्ट्रिक्ट है। कई बार हम इंटरव्यू देखे कई पर्सन क्या कहते हैं कि यार बड़ा बेकार गया, यार वो बंदा गंदा था, यार वो बंदा बहुत अच्छा था। अ, तो उसके नेचर से आप कंपनी के नेचर को डिफाइन कर लेते हैं। इट गिव्स एन माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी के एम्प्लॉय है एज सर्टेन पर्सनल एबिलिटी। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सिलेक्शन। प्रॉब्लम्स क्या है और मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस में क्या कहता है, इंटरव्यू लाइक अदर पीपल हैव पर्सनल बाइस, दे आर लाइक डिस्लर अबाउट हेयर स्टाइल ड्रेस। कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय का लेट्स सपोज कोई एक पर्सन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या तो वो ड्रेसअप अच्छा करके नहीं बैठा, लेकिन कंपनी बहुत लार्ज बड़ी कंपनी है, तो उसके एचआर ने क्या देखा कि उसके कपड़े अच्छे नहीं है, तो वो क्या था कंपनी के लिए सुटेबल ना रहे, उस बेसिस पे उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एक पर्सनल बाइस। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या कहते हैं कि एक पर्सन के अंदर एक ऐसी हैबिट है। कई बार क्या होता है, आप क्या करते हो कि उस पर्सन के अंदर ये गंदी आदत है, क्या तो उसके अंदर 20 या सारे अच्छाई भरा पड़ा हो, लेकिन आप एक उसकी गलत आदत को देख के उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट समझ देते हो। तो हेलो इफेक्ट में वो कह रहा है कॉन्स्टेंट एरर। कॉन्स्टेंट एरर में क्या कह रहा है कि आप जैसे एक इंटरव्यू है, दिन में पता नहीं कितने इंटरव्यू लेता है, लेकिन एक टाइम पे उसके पास एक ऐसा पर्सन आया जिसने उसके माइंड पे एक अच्छा इंपैक्ट डाल दिया, तो वो पूरे दिन इंटरव्यू ले रहा है। अब उसने एक पर्सन का लिया, उसने काफी अच्छा इंपैक्ट डाला, तो उसके माइंड में उसका इंपैक्ट है। अब वो सेकंड पर्सन के पास गया, थर्ड के पास गया, 10th के पास गया, लेकिन वो पहले से ही कंपेयर करता जा रहा है, तो वो पहले के कंपेरिजन में दूसरों को सुटेबल नहीं पा रहा, जबकि उसके पास स्किल्स है, तो वो उसको सबको रिजेक्ट कर देता है। प्रोजेक्शन और स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में क्या कहता है कि एक पर्सन है, वो लेट्स सपोज रूरल एरिया से आया है, तो रूरल एरिया से आया तो उसने सोचा कि इसके पास क्या पता खाने की आदत इसकी अच्छी ना हो, इसको अच्छी तरीके से स्किल्स नहीं आती, बैठने उठना नहीं आता, तो उस बेसिस पे रिजेक्ट करना। अब measures taken by the management to reduce this problem and making an interview effective. Interviewer does not कि इंटरव्यूअर को आप इतना राइट मत दीजिए कि भाई तो इंटरव्यू करके इस पर्सन को हायर कर दे। मैनेजर मैसेज द प्रैक्टिकल कैंडिडेट स्किल्स एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। इंटरव्यू शुड बी जॉब रिलेटेड। कि इंटरव्यू है, आप जॉब रिलेटेड फालतू के क्वेश्चंस मत पूछिए, जॉब रिलेटेड पूछिए। वैलिडिटी ऑफ द इंटरव्यू इज इम्प्रूव थ्रू द यूज ऑफ पैनल इंटरव्यू। कि एक पर्सन है, क्या था वो खुद की बातें कर लिया, कुछ भी पूछ कर, लेकिन एक पैनल होगा जहाँ पे हाई लेवल पर मैनेजर का मैनेजर चाहेगा मैं दूसरे से अच्छे क्वेश्चंस पूछूं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनिशियल एंड सक्सीडिंग इंटरव्यूज। कि पहले का इम्पैक्ट ऐसा है कि वो सारे के इंटरव्यूज में इम्पैक्ट डालता है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, जैसे आप पहले इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे थे वैसे आप अगले में पूछिए और वैसे उसको स्कोरिंग कीजिए। कॉम्पिटेंट ट्रेड एक्सपीरियंस पर्सन शुड बी चूजर इंटरव्यूज। कि एक इंटरव्यूअर को आप ऐसे मत उठा के इंटरव्यू बना दीजिए, उसके स्किल्स को, उसकी एक्सपीरियंस को सब कुछ कंसिडर किया जाए। एंड इंटरव्यू शुड बी डेफिनेट शेड्यूल विद एन एम्पल टाइम। कि ये नहीं कि आपको 10 मिनट में इंटरव्यू को वाइंड अप करना है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको टाइम की जरूरत है, तो आप उसका अच्छी तरीके से टाइम लेके अच्छी तरीके से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरव्यू इज द लेस्ट वैलिड एंड रिलायबल मेथड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरव्यू लेस रिलायबल है, क्यों, अब उसके डिसएडवांटेज पूछा हुआ है। सी एप्लीकेशन इन एक्शन हाउ इट लुक्स ही इज हियरिंग। सेकंड पॉइंट, only way to witness how he interacts and how he responds. It is perhaps the best way to get will do feature। कि अब इसमें कह रहे हैं कि इंटरव्यू के क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते, कि जो एक पर्सन है वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। मतलब आप क्या काम कर, आपने पहले क्या किया, आपकी अच्छी आदत क्या है, मतलब ये सारे अटपटंगे क्वेश्चन से पूछ कर उसने आधा घंटा पूरा ऐसे कंज्यूम कर दिया, तो पर्सन कई बार और फिर वो रिजेक्ट भी हो गया वहां से। तो एक पर्सन क्या सोचता है, एक इंटरव्यू तो बेकार का प्रोसेस है। ऑल्सो वाइडली यूज्ड टेक्निक है, इंटरव्यू इज वन ऑफ द लिस्ट रिलायबल है। स्टीरियोटाइप, कि मतलब आप स्टीरियोटाइप के कारण कि आपने सोचा रूरल से आ रहा है तो क्या तो, लेकिन वो काम के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, उसके पास क्या था ऐसी स्किल्स हो, क्या था अर्बन एरिया के पास वाले के पास ना हो, तो रिजेक्ट कर। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे तरीके से प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए।